पीटीवी में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। और इस वक्त जो बहरान है वो कोई नया नहीं बल्कि तसलसल से जारी है। बंदियाल साहब थे तो उनको हटाने के लिए, उनको दबाने के लिए पार्लियामान एक तरफ हो गई थी, और अब जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं तो सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। पार्लियामान के होते हुए सदारती ऑर्डिनेंस पास किए जा रहे हैं। जुडिशरी एक बार फिर वाज़े तौर पर तकसीम नज़र आ रही है। 8 जजेस का जो फैसला आया और उसमें जो इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद किया गया, उस पर हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हो गई है। और वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि इलेक्शन कमीशन किसी तौर पर भी नशिस्तें ख़त्म नहीं कर सकती थी। उसने एक फरीक की हैसियत से केस लड़ा, हत्ता कि एक बार फिर कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन कराए फरवरी 24 में उसमें नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ की मखसूसियतें उसका हक़ थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन 2 जजों ने यानी जस्टिस अमीन और जस्टिस नज़ीम अफ़गान के बारे में 8 रुकनी बेंच ने जो रिमार्क दिए थे, आज हमारे वफाकी वज़ीर क़ानून जो है वो उनके साथ बल्कि उनके पीछे खड़े नज़र आए और उन्होंने कह दिया कि जी पार्लियामान ही बाज़दस्त है और इस तरह के अदालती फ़ैसले आइन से टकराव होते हैं। क्या सूरत हाल इस पर? इंतहाई मोतबर सीनियर अटॉर्नी जनरल भी रहे, जज भी रहे, कानून पर एक अथॉरिटी हैं, मोहतरम अनवर मंसूर साहब ने मेरे लिए वक्त निकाला है। अनवर मंसूर साहब, कुछ मेरे जैसे एक तालिब इल्म की सूरत हाल है। आपने देखा कि इसका ये वैसे तो इसके भी एक पूरा पस मंज़र है। आज जो सूरत हाल है, एक बार फिर जुडिशरी इस तरह तकसीम हुई है और उसमें ज़्यादा बात यह है कि जो मुस्तक़बिल के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, अब उन्हें यानी हो जाना चाहिए 1 महीने में। काजी फ़ाइज़ ईसा जो एक्सटेंशन नहीं चाहते थे, एक बार फिर खामोश हैं। आप इस तमाम सूरत को देख किस तरह रहे हैं कि हुकूमत एक बार फिर जुडिशरी की तकसीम में एक किरदार पूरा अदा कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया बरेली साहब। ये आज जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, और ये एक्चुअली आज नहीं है, पुरानी सिचुएशन है, मगर आज ज़रा सी ज़्यादा उसके ऊपर मामलात बिगड़ रहे हैं। और ये गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि हर तरीके से अपनी मनमानी करे और कोर्ट्स जो हैं उनको उनके बारे में ये कहे कि वो इस काबिल नहीं है या हम उनकी बात मानने को तैयार नहीं हैं। ये आज जो रीजनिंग आई है इसमें बहुत सारी बातें की गई हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वजाहत की है और बहुत सारी चीज़ों की डिटेल में लेके गए हैं। ये जब जजमेंट और ये रीजनिंग आई है इसमें चंद बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो मैं आपको गोशगुजार करना चाहता हूं, जिसकी वजह से मैं फिर आगे कहूंगा। इसमें उन्होंने कहा है कि पीटीआई जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है और वो पार्लियामेंट्री पार्टी है, चाहे सिंबल हो या ना हो, मगर वो पार्लियामेंट्री पार्टी है। दूसरा, उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर जो है वो उन्होंने जिसको सर्टिफाई कर दिया है एज चेयरमैन, वो वैलिड ऑथराइजेशन है और उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तीसरा, उन्होंने ये कहा है पीटीआई जो है वो चाहे वो पार्टी नहीं थी मगर उन्होंने दरखास्त दे दी थी, और चूंकि दरखास्त दे दी थी तो वो इम्प्लीड भी कर लिया गया है। और चूंकि आर्टिकल 187 के अंदर कहा है कंप्लीट जस्टिस करना है, तो अगर उनको माइनस कर देते तो कंप्लीट जस्टिस नहीं होता। फिर उन्होंने और बहुत सारी चीजें कही हैं जो कि मैं शायद इस वक्त मुनासिब नहीं होगा बहुत सारी बातें, मगर जो इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने कही है वो कही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर एक अपना रोल अदा किया है, जिसमें कि उन्होंने इलेक्शन जो है वो प्रॉपरली कंडक्ट नहीं कर पाए हैं। ये एक बड़ा सख्त पहलू उन्होंने उजागर किया है सबके लिए कि ईसीपी जो है वो एक इदारा था जिसको कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंडेटेड था। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो बातें कही गई थी और जो उसने करनी थी, तो उस सूरत में किसी के ये अगर वो नहीं करते हैं
तो वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, और चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक हैं, जो कि शायद अभी इसमें डायरेक्टली लिखा तो नहीं है, मगर उन्होंने इंदिया जरूर दिया है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और जब कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो अब देखना आगे ये है कि उसको किस तरह से आगे लेके किया चलते हैं। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने ये जो बाकी 41 सीट्स के बारे में जो एसआईसी के लिए कहा गया है, उन्होंने कहा वो भी पीटीआई में शामिल होंगे और उसी हिसाब से जो रिजर्व सीट्स हैं वो उनको मिलेंगी। देखिए खासा ये तक तो हो गया, लेकिन आपने देखा कि अभी स्याही भी नहीं सूखी थी, जो मारूफ इस्तिलाह में कहते हैं कि तो उसके फ़ौरन बाद हमारे वफाकी वज़ीर कानून आ गए, हत्ता कि वो उन 2 जजों के साथ खड़े नज़र आए जिनके बारे में अक्सरियती बेंच ने एक फ़ैसला दिया था। यानी इसको अगर अक्सरियती बेंच ने 2 जजों के बारे में कहा था तो हुकूमत के तर्जुमान, यानी ये हुकूमती कहेंगे, वो उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन उससे ज़्यादा मेरे लिए अहम बात यह है कि आप तो बड़े करीबी यकीनन ताल्लुकात भी होंगे, हमारे आपके शहर के भी हैं। कादी फ़ाइज़ साहब ने पहले 2 टोक अल्फाज में कह दिया था कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। कुछ उनकी आवाज़ या तो सुनाई नहीं दे रही, धीमी नहीं दे रही। और मंसूर अली शाह साहब जो इतना बड़ा फैसला लेके आ रहे हैं उनके चीफ जस्टिस होने के बारे में, अभी आपको इस बात पर इब्हाम है, क्योंकि वो अभी वो केस तो अपनी जगह है ना, जिसमें तर्जुमान ने कहा कि इंडिविजुअली नहीं, वो जो आईनी बिल है, मुजव्वज़ आईनी तनज़ीम बिल, और वो ऑर्डिनेंस भी ला सकते हैं, जैसे कि सारे ऑर्डिनेंस ले आए, कि इस बारे में क्या होगा। क्या जो देखिए जो था मुद्दत पूरी करके चला जाना चाहिए था, काजी साहब को हिलाया जाना चाहिए था। इसमें 2-3 सवाल आ गए हैं। जो जहां तक कि पहला उस पर जो आपने कहा कि मिनिस्टर साहब ने, तारड़ साहब ने आके पता नहीं बहुत सारी बातें की हैं और उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली कि गैर कानूनी है और गैर कानूनी के जो ऑर्डर है उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता है। अगर आप इसके जजमेंट के आखिरी 3 या 4 पैराग्राफ्स अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने इस चीज को डील किया है और उन्होंने ये कहा है बेसिकली कि एक माइनॉरिटी, ये 2 जजेस जो हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है और 8 जजेस कह रहे हैं कि ये कानूनी है, तो जो मानी जाएगी बात वो 8 जजेस की होगी। और अगर वो कह रहे हैं कि कानूनी है तो कानूनी है, ये इसमें कोई इब्हाम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाज़ेह तौर पर कहता है कि जजेस जो हैं वो अपना फैसला देंगे और फैसला जो है मेजॉरिटी का होगा, जो भी मेजॉरिटी होती है। तो अब ये अगर 8-4 का या 8-5 का है, 8-5 का भी नहीं है एक्चुअली, ये तो 8-2 का है। मैं तो कहता हूँ 11-3 का है, 11-2 का। तो बेसिकली जो इशू है वो ये है कि ये जो इन्होंने डिटेल दी है, ये इसको सिर्फ उन्होंने आगे इसको उसकी रीजनिंग दी है कि क्यों उस नतीजे पे पहुंचे हैं। अब इसका बहुत, मैं जरा इसको थोड़ा सा मजीद आपको इसके आगे लेके चलता हूं। जब वो ये कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे इस चीज को, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि हर इदारा जो चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, वो उसके ऊपर ये आर्टिकल 190 के अंदर है कि उसने हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानना है, वो चाहे जो समझे इस चीज को। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि हम भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा हैं, तो इदारा जरूर कॉन्स्टिट्यूशनल है, मगर कोर्ट्स ने ये होल्ड किया है कि वो एक बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव या क्वाज़ाई जुडिशियल इदारा है। और चूंकि क्वाज़ाई जुडिशियल इदारा अगर है भी, तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट अगर कोई वजाहत करती है और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इस क्वाज़ाई जुडिशियल इदारे ने एक गलत काम किया है, तो क्वाज़ाई जुडिशियल इदारे का जितने भी ऑर्डर्स हैं, मेरा कहने का मकसूद खासा ये है कि जो लिखा गया है वो मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है, जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस होंगे, यानी एक लिहाज से उन्हें मुतनाज़ा बना दिया गया। कादी साहब की जो खामोशी है, साइलेंट, अपनी एक्सटेंशन के हवाले से, इस बारे में हमें बताएं ना कि वो आपको यकीन है और आइन के तहत सीनेटी के वो 25 तारीख को छोड़ देंगे। अब इस पर सवालिया निशान बन रहा है, क्योंकि मंसूर अली शाह ने अब जो आज का जो जजमेंट दिया है अपने लिए, हुकूमत का रद्दमल भी आ गया, गुस्सा भी आ गया।
सारी नजरें इस बात पर हैं कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे या नहीं होंगे? देखिए, कानून तो ये कहता है कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड ना हो जाए। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है सीनियर मोस्ट जज शैल बी द चीफ जस्टिस, पीरियड। अब अगर वो पार्लियामेंट जाते हैं और पार्लियामेंट के अंदर जाकर ये सब जो शिकें हैं उनको निकाल देते हैं और कोई और नई शिकें डाल देते हैं, तो फिर देखते हैं कि उसके ऊपर कैसे उसका होगा। वो तो एक 65 साल की एज का ला रहे थे ना बिल, जो बिल पास नहीं कर सके, तो फिर क्या ऑर्डिनेंस के जरिए वो ले आएंगे कि 65 से 68 करते हैं, और फिर ये तक एक्सेप्ट किया गया कि इंडिविजुअल नहीं बल्कि सबके लिए होना चाहिए। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑर्डिनेंस के जरिए चेंज नहीं किया जा सकता है, बल्कि काजी फायद ईसा साहब का तो एक जजमेंट भी ये है, बहुत क्लियर जजमेंट है उनका अपना दिया हुआ पुराना, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर नेशनल असेंबली किसी वजह से प्रोरोग होती है और उसके फौरन बाद कोई ऑर्डिनेंस आता है तो वो ऑर्डिनेंस इलीगल है। ये भी काजी साहब का अपना जजमेंट है। तो ये तो एक बड़ा, अभी बल्कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को उन्होंने किया है जो चैलेंज हो गया है, अगर आपको पता हो, उसमें भी यही ग्राउंड लिया हुआ है कि ये ऑर्डिनेंस दे नहीं सकते थे, इनके लिए ये पाबंदी थी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसके ऊपर। तो इसलिए ये एक ऑर्डिनेंस के तहत कोशिश करें, अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करें, वो तो बिल्कुल नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ऑर्डिनेंस के जरिए। तो इसके बारे में क्या होगा कि मतलब ये तो तामीमी बिल वो कोशिश अभी भी जारी रखेंगे कि ये दोनों बातें कि 65 से 68 कर दें, तो इस तरह खुद ब खुद मिल जाएगा काजी साहब को वक्त मज़ीद। इन तमाम सूरत हाल में सवाल यही आ रहा है कि शायद मंसूर अली शाह क्योंकि एक नापसंदीदा जज की हैसियत से सामने आए हैं, तो किसी सूरत कोई ऑर्डिनेंस के लिए लाएं या 2/3 मेजॉरिटी की तरह कर लें, उन्हें ना आने दिया जाए, ऐसा लग रहा है। देखिए, कोशिश तो जाहिर है कि ये है कि किसी ना किसी तरीके से मंसूर अली शाह साहब को वहां पर चीफ जस्टिस ना लेकर आए, कोशिश है उनकी। अब वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं ये तो मैं भी यहां से बैठकर नहीं बता सकता, मगर अभी तक जो पहले कोशिश की थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, वो नहीं कर पाए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो है वो बनाना, अगर बनाते हैं तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये बहुत बड़ी, मैं तो इसको इस लेवल पे लेके जाऊंगा कि ये गुनाह के ज़िम्रे में आ जाएगा अगर इस किस्म का करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बिकॉज ये स्टेज के ऊपर इस किस्म के अमेंडमेंट्स लाने का मतलब ये है कि देयर इज मैलिस बिहाइंड द होल थिंग। मैलिस जो होता है उससे कोई भी चीज की जाती है तो वो उस पर शक पैदा हो जाता है। तो इसमें आपके और हमारे बहुत ही काबिल एहतराम काजी फायद ईसा क्यों खामोश नजर आ रहे हैं? वो जो कह रहे थे कि मैं किसी सूरत में जो है 25 अक्टूबर के बाद कबूल नहीं करूंगा। देखिए, उन्होंने बड़े बहुत उससे ये बात कही है, और अगर आप गौर करें इस चीज के ऊपर कि जो अल्फाज कहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर सबके जजेस का एज बढ़ाई जाती है तो मैं शायद कबूल कर लूं, मगर अगर मेरे लिए किया जाता है तो मैं कबूल नहीं करूंगा। मगर वो सुप्रीम कोर्ट के लिए बात की है उन्होंने, अगर वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात नहीं की है। उन्होंने कहा, जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में वो 3 साल का एक्सटेंशन मांग रहे हैं जो कि नहीं, वो मौलवी साहब जो थे, मौलवी वो एग्री नहीं कर रहे हैं। अब अगर फर्ज करें कि वो अपने जो इनका पीरियड ऑफ रिटायरमेंट है उससे 2 दिन पहले वो रिजाइन करके बाहर आते हैं तो 65 साल से कम के होंगे, और अगर वो जाके बन जाते हैं उनको पीरियड दे दिया जाए कि 3 साल के लिए आप होंगे, तो वो शायद फजल रहमान साहब मान भी जाएं इस चीज को। मैं अभी, ये तो कयास आराइयां हैं, मैं अभी कोई इस बात पे बात नहीं कर सकता, मगर जाहिर है वो हर चीज कोशिश करेंगे, वो हर बार आजमाएंगे कि किसी न किसी तरीके से ये 2/3 मेजॉरिटी के साथ अमेंडमेंट आ जाए। अब यही, अब आईनी कोर्ट का आ गया। आपके यकीनन दोस्त, सभी दोस्त हैं आपके, तो उन्होंने तो मिसाल भी दी तो इंडोनेशिया और मिस्र की, हमारे फारूक नाइक साहब ने, वहाँ भी तो आईनी कोर्टें हैं। तो ये आईनी कोर्टों में क्यों बदले अनवर मंसूर साहब?
क्या चाहते हैं देखिए, इसके लिए? आईनी कोर्ट पे इसलिए बजिद हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितनी चीजें हैं, जितनी पावर और जितनी अथॉरिटी है, वो ले जाएं इनके पास से। आईनी कोर्ट में अगर कादी साहब को ले आते हैं तो फिर वो अपने मनमाने जो जजमेंट्स हैं वो लेने में कामयाब हो जाएंगे। और मेरा मेरा जो शक ये है कि वो कोशिश करेंगे कि पीटीआई को भी उसको पाबंदी लगवा दें, बिकॉज वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू होती है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन्होंने ये कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर नहीं होगी, वो सब पावर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चली जाएगी। अगर मैं आखिर में और आपसे ये कहूं कि अभी हफ्ते भर पहले जो मेरी रिव्यूज लगे हुए हैं जी वो सब चले जाएंगे वहां पर। तो कादी साहब के एक हाथ में कंट्रोल टोटल आ जाएगा, तो जो कि जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप कादी साहब की भी, मैं सॉरी उसे नहीं कहूँगा, चीफ जस्टिस हैं, बड़े माशाल्लाह बड़ा एक बहुत शानदार कैरियर है, तो फिर तो उनकी इंटेग्रिटी पे भी तो फिर क्वेश्चन उठेगा। देखिए, मैं किसी के पर्सनल उस पर तो नहीं जाता हूं, मैं तो सिर्फ एक बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो अभी तक हमने देखा है, जिस तरीके से जजमेंट्स आए हैं और जिस तरीके से टेंजेंट पे चीजों को किया गया है, वो अगर आप गौर करें, जिस दिन से काजी साहब ने टेक ओवर किया है और आज तक जिस तरीके से उन्होंने चीजों को घुमाया है, कानून के, मैं तो कह रहा हूं बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे हैं जो कि कानून के मुनाफी हैं, मगर चूंकि सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने अगर ऑर्डर किया है तो हमारे पास अब ये इख्तियार नहीं है कि हम ये कह सकें गलत है। शुक्रिया अनवर मंसूर साहब, हमारे साथ बड़े सीनियर सीजनड अटॉर्नी जनरल रहे, चीफ जस्टिस रहे मोहतरम अनवर मंसूर खान साहब थे, और बड़े उन्होंने तफसील से ये बताया कि इस वक्त जो बहरान खड़ा हुआ है बाय हुक और क्रुक, हुकूमत जिस तरीके से अदलिया के सामने खड़ी हो गई है, मंसूर अली शाह आइंदा चीफ जस्टिस होंगे, इसको भी एक सवालिया निशान बना दिया गया है। तो इसके लिए इंतज़ार कर लीजिए, और इसी पर गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। ब्रेक से पहले बड़े सीनियर सीजन हमारे रिटायर्ड जस्टिस अनवर मंसूर खान साहब से बात हो रही थी, और अब हमें ज्वाइन किया है पाशा साहब ने। सदा पाशा साहब भी बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन रहे, बड़े सीनियर सियासतदान हैं। पाशा साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपसे अनवर मंसूर खान साहब से मैं कुछ रहनुमाई हासिल कर रहा था, आपको इल्म है कि अपना उनका एक अंदाज़ है। तो ये जो एक बार फिर जो सूरत हाल हो गई है, मैं बहुत ही अगर वो कहूँ तो मुझे तो अब मंसूर अली शाह साहब ने जो जजमेंट लिखा या जजमेंट आया 8 टुकनी, उन्होंने 2 जजों का जिक्र किया, फ़ौरन तारड़ साहब आ गए और उन्होंने जो बयान अगर आपकी नज़र से गुजरा होगा उन दोनों जजों को डिफेंड किया। तो और काजी साहब की तरफ से कुछ खामोशी आ रही है जो आईनी बिल आया था। तो अब आपको लगता है, आइन कानून तो कहता है अगर ये तरमीम नहीं लाते हैं कि सीनियर मोस्ट जज यानी 26 अक्टूबर को मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ जस्टिस होना चाहिए, मुझे तो लगता है, मुझे क्या लगता है, सॉरी टू से, जो शवाहिद आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि हुकूमत तमाम को हर सूरत में शायद उनके आने में जी क्या कहेंगे पाशा साहब? सर, जो इस वक्त आइन की सूरत हाल है उसमें तो सैयद मंसूर अली शाह साहब ने ही चीफ जस्टिस बनना है, क्योंकि आइन की अमेंडमेंट तो आ नहीं सकी और इस वक्त तक नंबर पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। तो बरेली साहब, एक चीज़ बड़ा दिल खफा है, तकलीफ में है कि ठीक है इख्लाफी नोट भी आते हैं और मेजॉरिटी व्यू भी आता है, ये साइड बाय साइड चलते हैं और अरसा दराज से हम देख रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी ने, चाहे वो इख्लाफी नोट लिखने वाले हैं चाहे वो मेजॉरिटी व्यू लिखने वाले हैं, कभी भी किसी ने ज़ातियात पे हमला नहीं किया या जजेस का नाम ले के बात नहीं की। अगर आप किसी फैसले को अनडू करते हैं तो फिर भी एक बात बनती है, लेकिन जब कुछ भी नहीं कर सकते तो ये बात कम से कम एथिक्स के भी खिलाफ है। और मुल्क का आला तरीन जो इदारा है अदलिया,
उसके साथ भी एक खिलवाड़ की सूरत बन रही है, जो कि इंतहाई नामुनासिब है। हम ये समझते हैं, बार कौंसिल के मेंबर होने की हैसियत से दस्तबस का गुजारिश करते हैं कि वो ये इस चीज़ को देखें, हम आइंदा जो नस्ल आ रही है उसको हम क्या देने जा रहे हैं। तो ये सारे मामलात बहरहाल देखने पड़ेंगे और इस पे रिकंसिडर करना पड़ेगा तमाम मुअज़्ज़ज़ जज लेकिन साहिबान पाशा को। साहब, अभी आपको याद क्या होगा, आप तो मैंने का अथॉरिटी हैं, हमारे खुद काजी फाइज साहब ने कहा था कि पार्लियामान के होते हुए सदारती ऑर्डिनेंस लाना जो है आइन की खिलाफ वर्जी है। जी बिल्कुल, और बिल्कुल। ये जो देखिए, ऑर्डिनेंस लाया गया वो भी आपने देखा, और हमें तो ये भी लग रहा है कि जैसे ये जो प्रोसीजर बिल जो नाफिज किया उसके साथ वो जो अगर 2/3 अक्सरियत से वो बिल नहीं ला सके तो क्या वो ऑर्डिनेंस के जरिए ये सब चीज़ें ला सकते हैं? देखिए, ये बिल तो 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल मेजॉरिटी थी, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जो है वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ कानून साजी हुई थी, आइन में तरमीम नहीं थी। ठीक है। और उसमें हमने बार कौंसिल को और लिया गया था ऑन बोर्ड, और हमने अपनी तजवीज़ भी पेश की थी, जिस पे उस वक्त की हुकूमत ने इस पे अमल दरामद भी किया था, हमारी तजवीज़ मानी भी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको हमें बताए बगैर, हमें ऑन बोर्ड लिए बगैर ये तरमीम कर दी, जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की असल रूह की मुनाफी है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और जिस पे ये सोचना चाहिए था, एक सोचना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट ये हुकूमत वक्त को, जिसको घूमते वक्त तो सोचना चाहिए था। हम ये समझते हैं कि ये असल रूह के मुनाफी है, और आपने देखा होगा कि लॉयर्स अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो बार कौंसिल्स हो, उन्होंने इस पे एहतजाज भी किया है कि ये गलत है, और कंडेम किया है हुकूमत के इस एक्ट को। पाशा साहब, ये नहीं है मामला खाली ये तहरीक इंसाफ की नशिस्तें या इंतखाबी निशान तक तो नहीं रहा, वो तो एक बहस हो गया, लेकिन ये जो जुडिशरी के दरमियान मसलन बहरहाल नाम लेके हमारे मंसूर अली शाह साहब ने जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस्तेमाल किया कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हुकूमत ने कहा कि जनाब मंसूर अली शाह साहब को इन जजों के बारे में तो ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने थे। तो ये जो अफसोसनाक अमर है, और आप लोग जो को इल्म है कि यानी जजेस जब कंट्रोवर्शियल हो जाएँ और उनके नाम लेकर इस तरह गुफ्तगू होने लगे तो मजमूई तौर पर हाई कोर्टों में भी असर पड़ेगा, और भी जो दीगर मामलात हैं, प्रैक्टिस है, आप लोगों की जो रिलेशन हैं, हर चीज़ पर फर्क पड़ेगा ना फिर तो। जी साहब, आपको एक मैं और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वो ये है कि अभी इस पे 2 फैसले आए हैं, एक इख्तिलाफी नोट 2 जजेस का, और एक उनका मेजॉरिटी व्यू। अभी 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का पॉइंट ऑफ व्यू आना बाकी है, क्योंकि 13 मेंबर्स बेंच था, और 13 मेंबर्स बेंच जो है वो 8 ये हो गए, और 2 जो है वो इख्तिलाफी नोट वाले। तो अभी तीसरी जजमेंट आना बाकी है, जिसमें जस्टिस काजी फाइज साहब, जस्टिस मंदोखेल साहब भी शामिल है। तो ये वो आने से मजीद इस फैसले में एम्बिग्विटीज आ जाएंगी, जिनको मैं समझता हूँ, पहले भी आपके प्रोग्राम में ये गुजारिश की थी, अर्ज किया था कि इसमें जब तक अब ये जो रिव्यू पिटीशन जिस पे फाइल हुई हैं, फुल कोर्ट बैठेगा और यही फैसला करेगा, ना जो ये पार्लियामान ने कुछ करना है और ना ही किसी और ने कुछ करना है। पाशा अगर मैं बहुत ही कंक्लूडिंग क्वेश्चन पूछूं, ज़रा वक्त कम है, कि आइनी तौर पर तो ये है कि सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस बनना चाहिए, जैसे कि मंसूर अली शाह साहब को। इधर कुछ लग रहा है कि एज का मसला आया तो कुछ लड़खड़ाते हुए कदम लगे इस्तकामत में का हमारे मोहतरम काजी फाइज ईसा के एक्सटेंशन के हवाले से, और कहते हैं कि जी वो भी 2/3 मेजॉरिटी से ही आप बदल सकते हैं सीनियरिटी का मसला। आपको क्या लगता है, आप तो बड़े करीब जानते हैं काजी साहब को, कि वो बहुत वाज़े अल्फाज में कहने के बाद अब थोड़े से खामोशी उनके मंजरनामे में नजर आ रही है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर उम्र का मामला हुआ, अगर फिर इंडिविजुअल नहीं कलेक्टिव होगा।
हाँ, बिल्कुल, ये तो उन्होंने कहा है कि मैं वो खुद ना तो एक्सटेंशन लेना चाहता हूँ और ना ही अपनी एज में इजाफ़ा कराना चाहता हूँ कि जो है वो सिर्फ़ मैं ही आ जाऊँ। हाँ, कलेक्टिवली अगर कोई कानून साज़ी होती है, तो फिर वो देखा जाएगा कि वो क्या है। लेकिन वो तमाम जजेस पे मुश्तमिल होगा, पूरी सुप्रीम कोर्ट का होगा, सिर्फ़ मेरा नहीं होगा। तो ये चीज़ उन्होंने कैटेगरिकली कह दी है। लेकिन क्या आपकी पाशा साहब, क्या आपकी चले मैं लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल कर सकता हूँ, हुकूमत को भी इस वक्त मंसूर अली शाह जिस तरह वोकल हुए हैं उन्हें चीफ जस्टिस की हैसियत से बर्दाश्त कर सकेगी, टॉलरेट कर सकेगी? मेरा ख्याल है जितनी ये अमेंडमेंट की कोशिश की जा रही है आइन में, और ये जो कानून साजी भी की जा रही है ऑर्डिनेंस की सूरत में, ये तो नहीं लगता कि इनको बर्दाश्त किया जा रहा है या बर्दाश्त किया जाएगा, बल्कि वो रुकावटें ही खड़ी की जा रही हैं इस हवाले से, जो मुझे लग रहा है। शुक्रिया मोहतरम पाशा साहब। पाशा साहब बड़े तजर्बेकार कानूनदां हैं और उन्होंने तो इस शक का इजहार कर दिया है कि जो हुकूमत का रवैया है, जो मंसूर अली शाह साहब का तर्ज जो इस वक्त उन्होंने अख्तियार किया हुआ है, उससे आइनी और कानूनी तौर पर जो 26 अक्टूबर को उन्हें चीफ जस्टिस होना है, उसके बारे में अब शकूक व शुबहात बढ़ जा रहे हैं कि वो ये ओहदा संभाल सकेंगे जो आइन के तहत ही है, और इसको चेंज करने के लिए बहरहाल हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी लानी पड़ेगी जो उनके पास नहीं है। ब्रेक के बाद आएंगे तो एक बड़ा संगीन मसला है, बड़ा अफसोसनाक अमर है कि सिंध में मुस्तकबिल के जो मसीहाओं के साथ क्या सलूक हो रहा है इस वक्त। टीवी में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। अदलिया और जो कुछ हुकूमती बहरान, बड़े बड़े मामला तो हैं ही, लेकिन जो निचली सतह पर हो रहा है, सिंध हुकूमत का हमेशा ये दावा रहा है, बल्कि हमारी पंजाब कि जनाब एजुकेशन और हेल्थ दो बड़े इशू हैं जो उनकी प्रायोरिटी में हैं। एजुकेशन का हाल तो खैर देख ही लीजिएगा कि 1.25 करोड़ बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, और फिर जो ये बच्चे स्कूल ख़ासतौर से मेडिकल में जो कोई 38,000 बच्चों ने दरख्वास्तें दी हैं PMDC में, जो कुछ वहाँ हो रहा है उस वाले से मैंने PMA के साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हैं कि साहब ये जो बड़ी मजाक सा लगता है, 38,000 को एक शाहरा पर NED में गालिबन 2 जगह जमा करा जाता है, वो उनके वालिदैन, उनके बच्चे। भाई ये कब से शुरू हुआ और कोई क्या तरीक़ेकार है ये? कोई और तरीका नहीं होता ज़्यादा महज़्ज़ब बेहतर मुस्तकबिल के मसीहाओं डॉक्टरों के लिए? देखिए, ये तो बहुत शुरू से है और ये एक तरीक़ेकार है, एंट्री टेस्ट है मेडिकल कॉलेज के अंदर, और इंटर के बाद जो इंटर की परसेंटेज होती है उस हिसाब से ये टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट, जिसको मेडिकल एंड डेंटल जो है मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के एडमिशन के लिए ये एंट्री टेस्ट है MD-CAT। तो इसमें होता यही है कि हर साल एग्जाम होते हैं इसमें, और जो उसकी प्रॉपर परसेंटेज आती है उसका मेरिट लिस्ट लगाया जाता है, और उसी हिसाब से फिर क्या डॉक्टर साहब क्या हर साल ऐसे ही बदनज़मी होती है? और जो माजी में बदनज़मी होती है, तालिब इल्मों की कतारें होती हैं, चीटिंग होती है, तो क्या इसका इजाला नहीं किया जा सकता था इस बार माजी के तजर्बे से? देखिए, ये कमोबेश हर दफा ऐसे ही होता है, लेकिन इस दफा कुछ ज्यादा ही शिकायत आई है, जिसमें जो सबसे अफसोस की बात जो है वो ये है कि जो जहां पर जो वेन्यू बना हुआ था NAD कॉलेज, NAD यूनिवर्सिटी और डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जो कि यूनिवर्सिटी रोड पे ही सारा कुछ है। अब यूनिवर्सिटी रोड सबको पता है कि काफी दिनों से उस रोड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस रोड को बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से बड़ा वो कंजेशन रहता है उस रोड पे। फिर तकरीबन 19 से 20 हजार लोग जो है अपीयर हो रहे हैं बच्चे, तो उनके पेरेंट्स और ये सारी गाड़ियां जब निकली है तो एक
एक ठीक ठाक किस्म का मैस हुआ है ट्रैफिक का, जिसकी वजह से लोग जो है जो 7 बजे 8 साढ़े 7 बजे घरों से निकले हुए वो लेट पहुंचे। फिर इसमें जो लोग पहुंचे हैं वहां पर पहुंचने के बाद किसी को कहा है कि आपने जो ईयरिंग पहना हुआ है, आपने जो नोज पिन पहना हुआ है या जो गले में हार पहना हुआ है, इसको उतारें और अपने पेरेंट्स को देख कर आया। अब लड़की जो है वो निकल के बाहर आई है, वहां पर ना उसके पास फोन है, वो अपने लोगों को कैसे कांटेक्ट करेगी? तो लिहाजा वो परेशानी वहां पे ये हो गई है कि जब वो ढूंढ के उसके पेरेंट्स या उसके फादर या मदर जो भी मिले हैं, उसके बाद जब वो गई है तो देर हो गई है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है कि लोग डॉक्टर इसका देखिए हुकूमत पे जिम्मेदारी डालना आसान है, गालिबन इसकी बराह रास्त हुकूमत सिंध या मिनिस्ट्री तो नहीं होगी, पीएमडीसी के ही कोई मोहतरम लोग होंगे ना जिनके ये जिम्मेदार होंगे। सेंटर तो 2 बनाए थे इस रोड के ऊपर, लेकिन इस रोड का चॉइस इनको पता नहीं था या पता था तो इन्होंने थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई है कि पार्किंग की कोई जगह नहीं बनाई गई, गाड़ियों की पार्किंग कहाँ होगी, लोगों ने दूर दूर गाड़ियां पार्क करके और वो डॉक्टर साहब दुरुस्त है, लेकिन मेरा वक्त कम है, मुझे सिर्फ आपसे डॉक्टर साहब सिर्फ ये सॉरी टू से डॉक्टर साहब जरा सा वक्त की कमी है कि हम तो ये मालूम करना चाह रहे थे कि ये प्रैक्टिस एक अरसे से हो रही है, ये जो भी इदारा है, अब हर बात में हम हुकूमत पे जिम्मेदारी डाल दें। असल तो जिम्मेदार जो माहिरीन डॉक्टर्स हैं ना जिन्होंने ये सब कुछ बनाया होगा। मैंने जैसे कहा, शुक्रिया डॉक्टर सज्जाद। बदकिस्मती से मैंने जैसे कहा कि मुस्तकबिल के डॉक्टरों के टेस्ट लेने के लिए ये जो बदनज़मी देखने में आई, ये जो उनके साथ बदतमीज़ी बदतहज़ीबी उनकी फैमिलीज़ के साथ हुई, इंतहाई काबिल शर्म बात है। सोचें कि जो मुस्तकबिल डॉक्टर पहला साल जब शुरू करेंगे इस तरह, तो आगे चलकर जब ये पास करने के निकलेंगे तो जो हम अपने अस्पतालों का हाल देख रहे हैं वैसे ही होगा ना। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।